जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले शब्दों में तालिबान के बाद शायद पाकिस्तान ही है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर पाकिस्तान एक ऐसा वाहियात मुल्क जो इंडिया का पार्टीशन करके बना, लेकिन असलियत में इसको बनाने के पीछे का जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के अंदर अपने फुट होल्ड को साउथ एशिया में मजबूत करने के पीछे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ख़ासकर ब्रिटेन और अमेरिका की एक कॉन्स्पिरेसी। अब ये एक नाजायज़ औलाद जो अमेरिका और ब्रिटेन की है वो बन गई एक देश के टुकड़े तोड़कर, वहाँ पर कभी भी एक नेशन को बिल्डअप नहीं होने दिया। और क्योंकि यहाँ कभी कोई नेशन बिल्ड नहीं हुआ, आप देख सकते हैं बांग्लादेश का बनना, और नेशन बिल्ड ना होने की वजह से असलियत में इसका असर जो है वो दूसरे लॉजिक्स में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये हमेशा किसी ना किसी देश की कठपुतली बनकर यूज़ होता रहा। और कहीं ना कहीं फिर क्योंकि जब जब ये कठपुतली बनकर यूज़ होता रहा, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी चाहिए थी वो आइडियोलॉजी वहाँ पर फीड होती रही। नतीजा उसका साफ साफ ये था कि कहीं ना कहीं एक रोग नेशन की फॉर्म में पाकिस्तान बनकर उभरा। अब यही रोग नेशन अमेरिका को अफ़गानिस्तान में परेशान कर रहा है, अमेरिका को अफ़गानिस्तान में दुखी कर रहा है, और वहाँ से निकलने में जितना ब्लैकमेल अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को ये रोग नेशन यानी पाकिस्तान कर रहा है, उतना शायद ही कोई दूसरा देश कर रहा हो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान ने ही ISKP नाम का कोई संगठन बनाया है, और ये जो संगठन है ये भारत के लिए कितना खतरा है, अफ़गानिस्तान यहाँ तक कि तालिबान के लिए कितना खतरा है, और उससे बड़ी बात ये कि ये जो ISKP है क्या ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है, इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप या आपके भाई बहन, छोटे बच्चे, कोई भी IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 9th 10th 11th 12th क्लास से 9th क्लास से उस बच्चे की प्रिपरेशन शुरू की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है तो असलियत में दोस्तों देखो, UPSC जब IAS की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ एक अप्रोच डेवलप करनी होती है। NCERT पढ़ना एक अलग चीज़ है, NCERT को एक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ पढ़ना एक अलग चीज़ है। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें भी ज्वाइन करना है और अभी से, तो हमने एक छोटा सा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किया है। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 9th 10th 11th 12th क्लास का जो भी कोई स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, उस स्टूडेंट को हम UPSC के अप्रोच के साथ NCERT पढ़ाने वाले हैं। इस NCERT प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ हमारे को दिन का 1 घंटा देना है, जो नॉर्मली आप किसी भी समय खेलने कूदने या कैसे भी करके निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ हमारी क्लास अटेंड करेंगे और जो हम पढ़ाएंगे उसे लिखकर कॉपी में रख लेंगे। उसे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें तो बहुत बढ़िया, बाकी नहीं तो हमारा काम है उसे बार बार रिवाइज करवाना। हम आपकी वो अप्रोच डेवलप करवा देंगे NCERT को पढ़ने में, जिससे आपको 9th 10th 11th 12th क्लास के एग्जाम्स में तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ग्रेजुएशन PG में भी बेनिफिट मिलेगा। जब आप यहाँ से बाहर निकलकर फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, देन आई कैन गारंटी आपको वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्लासेस जूम पर हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो सीधी सी बात, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जो गाइडेंस होगी हम लगातार आपको करते रहेंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, और करंट अफेयर्स की क्लासेस हम इसके साथ साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी हमसे कॉन्टैक्ट करें। रही सही बात दूसरी, अगला पॉइंट हमारा ये कि दोस्तों अगर आप IAS PCS की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो आपको पॉलिटी का कंसेप्टर बैच PT लेवल का इंडियन पॉलिटी उसमें स्टार्ट की जा रही है। फीस मंथली हमने 500 रखी है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम पर, बहुत से पेरेंट्स या कुछ भी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहे हैं, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को यहाँ पर दबाव ना पड़े। सस्ते में बढ़िया एजुकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है महंगे शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान या किसी सेलिब्रिटी से जो बताएं, जिसे वो सेलिब्रिटी बताएं वही सब कुछ अच्छा हो। कभी कभार हमारे जैसे टीचर्स भी
अच्छा पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, कोई हीरो हीरोइन की ज़रूरत नहीं होती जो आके बताएं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, जबकि उन्होंने उसको बोलने के पैसे ले रखे हो। भाई मेरे पास पैसे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इतना करोड़ों रुपया किसी शाहरुख खान, सलमान खान को दूं या किसी सेलिब्रिटी को दूं और वो बताएं कि आओ हरि मोहन के पास पढ़ लो, ये अच्छा पढ़ाता है। मैं एक टीचर हूं, मैं अपने स्टूडेंट को या उसके पेरेंट्स को ये दावा कर सकता हूं कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसके अलावा मैं कोई और दावा नहीं कर सकता, और ना कि किसी से मेरे को करवाने की ज़रूरत कि सर प्लीज़ आप बोल दीजिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चा खुद पढ़वा के देख लीजिए, फीस भी ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, पढ़ेगा बच्चा तभी तो पढ़ेगा बच्चा, सीधी सी बात है। इन 2 नंबर्स पर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, टेंशन लेने की ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि हम बात कर रहे थे ISKP यानी इंडियन स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक इंडियन स्टेट नहीं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, और साथ में उसमें पाकिस्तान के रोल, अफगानिस्तान के रोल, तालिबान के रोल और सब चीज़ें। देखिए यहाँ असलियत में दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। असलियत में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब ये है, किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी पॉलिटिक्स को देखोगे तो वहां वो चेक एंड बैलेंस की बात करता है, रोक एवं संतुलन की बात करता है। नॉर्मली घरों में या कहीं पर नहीं होता। जब आप जंग के मैदान में होते हो तो हर किसी से भिड़ने या उसको रोकने या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ऐसी पावर रखनी पड़ती है, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। अब ऐसे में चेक एंड बैलेंसेस का मतलब ये होता है कि हमेशा दूसरी पावर जो आप खड़ी कर रहे हो उसे रेगुलेट करना, उस पर कंट्रोल बनाए रखना। अब यहां ISKP के बारे में जो भी बयान आ रहे हैं उसके अंदर किस तरीके के क्या बयान है या क्या चीज़ है और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी एक डिस्कशन है। हालांकि अभी किसी भी तरीके का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ट्रेंड एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहां पर सिचुएशंस जा रही हैं और यहां जो मेन खिलाड़ी है उसकी आदत पुरानी क्या रही है। कई बार होता है ना कि आप किसी भी इंसान, खासकर तजर्बेकार इंसान जो है, किसी इंसान की चाल ढाल देखकर बता देता है कि इसकी हरकतें XYZ उससे मिलती हैं तो ये ऐसा करने के चांसेस हैं। अनुभव, तजर्बा जो चीज़ होती है वो पढ़ने लिखने से, लोगों को जज करने से, ज्ञान प्राप्त करने से आता है और खासकर एक पर्टिकुलर पर्सन के ट्रेंड एनालिसिस को करने के लिए आता है। यहां अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर आज के दिन अगर कोई सबसे बड़ा प्लेयर है जिसके बिना कोई भी डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है तो वो है पाकिस्तान। हमें भले ही दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुका है, लेकिन उस तालिबान को खड़ा करने वाला उसका पिता, या यूं कहें कि एक ऐसा क्रिएटर जिसने तालिबान नाम का प्रोजेक्ट बनाया, वो पाकिस्तान है। जिसने तालिबान नाम का प्रोजेक्ट बनाया वो पाकिस्तान है। अब जब तालिबान नाम का प्रोजेक्ट बनाया वो क्या है, अब आप समझिए मामला क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान का अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा जाए 1989 के आसपास से, या यूं कहें 1950 के बाद से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कश्मीर के मामले में इंडिया से वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करता रहता है। लेकिन उसके बाद अगर आप 1970s के बाद देखोगे या 1980s के अंदर अगर ट्रेंड देखते हो तो असलियत में 1980s का ट्रेंड पाकिस्तान का क्या रहा है कश्मीर को लेकर, कि वो हमेशा एक तो अपनी पिट्ठू पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, एक तो हमेशा पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, दूसरा हमेशा एक सेपरेटिस्ट ग्रुप बनाए रखेगा जो हमेशा कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करें, और तीसरा कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप भी बनाएगा। और मज़े की बात यह है ये इन तीनों को किसी ना किसी तरीके से फंड प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा या कुछ भी करेगा।
जैसे एक ज़माना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान कश्मीर बनने से, इवन पाकिस्तान बनने से पहले की ही पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक गुफ्तगू शुरू हो गई थी 1980s के अंदर आकर, जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराने के लिए 1000 कट थ्योरी डेवलप करने की सोची। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप देखें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली जो पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, उसको सपोर्ट पूरे का पूरा जो है कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का था, और उसकी और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भी अगर आप महबूबा मुफ्ती को देखें तो कमोबेश वो पाकिस्तान के राग अलाप रही होती हैं, गा रही होती हैं। अब ये दो तो हैं, इसके बाद तीसरी पार्टी डेवलप करने का पाकिस्तान को मौका तब मिलता जब पीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं रोल खराब कर देती, क्योंकि जब भारत में कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो असलियत में पीडीपी के नेता जो संस्थापक थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, समझे, वैसे तो इनके पूरा नाम एमएमएस ही आ गया, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो भारत के गृह मंत्री होते थे, और उन्होंने उस समय पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी तरीके का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, और ये इस मुफ्ती मोहम्मद सईद के माथे पर काला धब्बा रहेगा, क्योंकि यहीं से भारत की राजनीति जो है वो बिल्कुल यू टर्न ले चुकी थी, पलट चुकी थी। भारत का जो सेटबैक, मतलब भारत की राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज ये है जहां से रेडिकल एलिमेंट्स भारत की राजनीति में घुसने लगे, और वो रेडिकल एलिमेंट्स इस हद तक चलते चले गए कि फिर उनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया, और एक टाइम ऐसा आया कि फिर 10 साल तक वो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखे जाने लगा। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को अगर आप देखेंगे तो हुर्रियत अपने आप में एक अलग है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी, चाहे मीर वाइज उमर फारूक, चाहे जिलानी, चाहे जो मलिक यूनुस समथिंग उसका नाम, वो दड़ियल था, अभी नाम स्किप कर रहा है, आ जाएगा नाम याद। तो इन सबको पाकिस्तान लगातार सपोर्ट करता रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का चौथा, लगातार इनको कमोबेश सपोर्ट करता रहा। और ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो लगातार अपनी जो फीडिंग अगर पाकिस्तान से लेते थे तो पाकिस्तान के से लेने के बाद वो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान और इंडिया, मतलब इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखते, यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है इंडिया से कोई भी बात करने आता तो पहले वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इनके नेताओं से बात करते, उसके बाद वो किसी मामले में इंडिया के किसी मिनिस्टर से बात करते या इंडिया आके बात करते। तीसरा पार्ट है मिलिटेंट ग्रुप्स का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लश्कर तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर सिमी से लेकर बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप बनाए गए जो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे, फिर हाफिज़ सईद की लीडरशिप के अंदर वो ग्रुप्स बनाए गए जो नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सोचकर देखिए, शुरुआत की गई कश्मीर आज़ाद होगा, वहाँ से नारा लगा दिया गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तक, वहाँ से फिर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो लश्कर जहांगवी से लेकर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनते चले गए। नतीजा उसका ये रहा कि आज के दिन कश्मीर के अंदर अब तो खैर कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ के रख दी, जितने भी थे बिलों में घुस घुस के उनको ऐसा उड़ाया गया कि आज के दिन बस वो बाहर से आ रही हैं, अंदर से निकलने वाला कोई खास जिहादी ग्रुप है नहीं। तो पाकिस्तान का अगर आप माहौल देखें तो असलियत में पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाकर चलता है, और साथ में पाकिस्तान अपने साथ OIC को लेकर चलता, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके बाद वो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी दबाव बनाकर रखता, अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखता कि किसी भी तरीके से आप, कैसे भी करके किसी भी तरीके से आप, मतलब इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि चलो ये तो एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक हो गई, ये भी डिप्लोमेटिक टैक्टिक हो गई, लेकिन जो जिसे कहते हैं कि एक तरीके का डर्टी गेम जो पाकिस्तान खेलता है किसी भी देश में, उसकी टैक्टिक्स आपको कश्मीर में खुलकर नज़र आ जाती हैं। अब सवाल ये है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर
तालिबान को कैसे हराया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को एस्टेब्लिश करने के बाद आगे क्या इसका लॉजिक है, क्या ये आगे जीतने या हारने की या कोई भी बात कर रहा है, और जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिए। असलियत में तालिबान इज अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, इसे कोई शक की बात नहीं है। तालिबान ऐसे जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जो कमोबेश पाकिस्तान सपोर्टिंग हो, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हो। लेकिन तालिबान जो है, तालिबान एक ऐसा ग्रुप बनकर उभरा जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है यानी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मैनेज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इतना जानता है तालिबान ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और वहाँ बहुत सारे फैक्शंस हैं जो अलग अलग तरीके से बात करते हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ पिछले जब से ये बातचीत शुरू हुई है 2018-19 के आसपास से, 19 के अंदर ऑफिशियल दोहा टॉक्स जब शुरू हुए, तो वहाँ से लेकर अब तक तालिबान का जो बिहेवियर है, भले ही अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा हो, यहाँ सोचकर देखिए ध्यान से, भले ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का जो रोल है वो मतलब अफगानिस्तान के अंदर एग्रेसिव रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान ने एक भी गलती ऐसी करता हुआ तालिबान नज़र नहीं आ रहा, ऐसी एक भी गलती करता हुआ तालिबान नज़र नहीं आ रहा जिसमें तालिबान का खुलकर क्रिटिसिज्म किया जा सके। यही एक रीज़न है कि वो अपने देश में भले ही औरतों को ये कहें कि तुम्हारे गाए हुए गाने अब रेडियो पर नहीं बजेंगे, औरतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और कई जगह से फोटोग्राफ्स भी आना शुरू हो जाएं, कई जगह से ऐसी ऐसी खबरें या फोटोग्राफ्स आना शुरू हो जाएं कि भाई तालिबान जो है वो पाकिस्तान औरतों को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, कॉमेडियंस को मार रहा है, पिक्चर बनाने वालों को मार रहा है और न जाने क्या क्या चेंजेस कर रहा है। लेकिन एक भी काम उसने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं करता हुआ नज़र आ रहा जिसमें वो खुलकर किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो किसी दूसरे तीसरे देश के अंदर जाकर अटैक करती हो उसे सपोर्ट कर रहा हो खुलकर, या वो ऐसी किसी को धमकी दे रहा हो कि हम तुम्हारे देश को देख लेंगे, या ऐसा कुछ कर रहा हो कि किसी भी देश को टेंशन्स क्रिएट हो रही हो। तालिबान ने अभी तक ऐसा नहीं किया, बल्कि तालिबान ने कहीं ना कहीं कई मामलों में अनएक्सपेक्टेड वे में पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया से बात करी, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए रशिया से, ईरान से, उसके बाद अमेरिका से और कई अलग अलग देशों के साथ उसने खुलकर बातचीत करी। जब तालिबान खुलकर बातचीत कर रहा है तो तालिबान का आका यानी तालिबान का आका जो है पाकिस्तान, उसे चिंता होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो तालिबान है ये तुम्हारे हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और जितना उसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से प्रेशर झेलना चाहिए था उसे उतना प्रेशर नहीं पड़ा, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में तालिबान का नाम निकाल दिया, और अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान का नाम जब लेना शुरू किया तो इसका मतलब खुलकर यही है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, और जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो खुलकर तालिबान को भले ही समर्थन ना दे रहे हों, लेकिन एक साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है, तालिबान का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जब शेर मोहम्मद स्टेनक्ज़ाई से पूछा जाता है इंडिया के बारे में तो वो कहीं ना कहीं खुलकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के थ्रू वाया पाकिस्तान इंडिया का ट्रेड होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है वो चाबहार से को एक्टिवेट करे ताकि इंडिया का अफ़गानिस्तान से चाबहार के थ्रू भी ट्रेड होता रहे।
अब ये किस हद तक तालिबान का ये मामला किस हद तक आगे बढ़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। भारत उसके साथ कैसी डील कर रहा है इसकी कोई खुली बात नहीं है, लेकिन भारत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो दिखाई दे रही है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथ या तालिबान इस बार का तालिबान पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली नहीं है। वो चाइना से अपने एफर्ट्स से यानी खुलकर खुद बात कर रहा है, अपने डिसीजंस ले रहा है, दुनिया के बाकी देशों से रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन अगर पाकिस्तान को है तो पाकिस्तान अभी भी तालिबान के ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट करे रखने, यहाँ तक कि इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले में जब पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने तालिबानी नेताओं से पूछा कि आप ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में खुले तौर पर बिल्कुल वही जवाब दिया जो कश्मीर के मामले में जवाब दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हालांकि मैं उनके इस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां मामला पश्तून का आएगा, जहां मामला कहीं ना कहीं पठान का आएगा, तो एक पठान दूसरे पठान के साथ खड़ा होगा, और ये जो पंजाबी मुसलमान हैं इन सब की धज्जियाँ उड़ाने में वो सारे के सारे कोशिश करना शुरू कर देंगे। और यही एक कारण है क्योंकि अभी भी पाकिस्तान बचा नहीं है। अब यहाँ मामले को समझिए अच्छे से कि पाकिस्तान एक टेंशन में आ चुका है कि आज नहीं तो कल तालिबान अगर यहाँ अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर गया तो आने वाले टाइम में तालिबान के साथ एक तो ये जो डूरंड लाइन है, इस डूरंड लाइन का इशू दोबारा से होगा, क्योंकि आधे पश्तून इधर अफगानिस्तान में हैं और आधे पाकिस्तान में हैं, और दोनों चाहते हैं दोनों के दोनों डूरंड लाइन को अपनी लाइन नहीं मानते, बॉर्डर नहीं मानते, और वो ये कहते हैं पाकिस्तान हमारे पुरखों के साथ जो भी बॉर्डर लगा हम उसको नहीं मानते, हमें नया बॉर्डर एग्रीमेंट चाहिए। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो डूरंड लाइन है ये लगभग 40% पाकिस्तान को खा जाएगी। अब पाकिस्तान के लिए सरदर्दी आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि अब वो बैलेंस ऑफ पावर वाला गेम खेले। बैलेंस ऑफ पावर वाले गेम का मतलब ये है कि तालिबान अगर उसके चंगुल से बच के ना निकल जाए, या तालिबान उसके ऊपर से काम करना छोड़ दे, या तालिबान जो है वो परेशान करना छोड़ दे, या तालिबान जो मतलब पाकिस्तान से डील उस लेवल पर या पाकिस्तान का कहना मानना छोड़ दे, उस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि यहाँ पर तालिबान के ऊपर दबाव बनाने के लिए अफ़गानिस्तान में कोई ना कोई ग्रुप मौजूद होना चाहिए जो तालिबान से भी ताकतवर तरीके से बात कर सके, दबाव बना सके। ऐसे में आप कहेंगे कि यहाँ पर पंजशीर वैली के अंदर अब्दुल्ला सालेह है तो सही, पंजशीर वैली के अंदर अब्दुल्ला सालेह से लेकर जो अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद वली मसूद है तो सही, जो इस समय पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझ लीजिए अब्दुल्ला सालेह और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है, अहमद वली मसूद और उसके पिताजी जो अहमद शाह मसूद थे इनका भी पाकिस्तान से बहुत अच्छा सा रिलेशन नहीं रहा है, और वो कहीं ना कहीं रशियन सपोर्टेड ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई ग्रुप मजबूत हो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और मॉडर्न आइडियाज़ और मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ की बात करे। पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में एक मिडीवियल आइडियोलॉजी वाली सरकार हमेशा बनी रहे, जो लगातार अफ़गानिस्तानियों के ऊपर इस्लाम के नाम पर रूल करने की बात करे, और जितना ज़्यादा रेडिकल इस्लाम की बात करेगा दुनिया उतना ज़्यादा अफ़गानिस्तान से दूर रहेगी। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान चाहेगा अफ़गानिस्तान के अंदर रेडिकल रूल रहे, और जितना ज़्यादा अफ़गानिस्तान में रेडिकल रूल रहेगा उतना ज़्यादा दुनिया अफ़गानिस्तान से दूर रहेगी, और जितना ज़्यादा दुनिया अफ़गानिस्तान से दूर रहेगी पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान सरकार उतनी ज़्यादा छोटी छोटी बातों के लिए डिपेंडेंट रहेगी।
तालिबान अगर अपना लिबरल फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसे सक्सेसफुली दुनिया के सामने प्रेजेंट कर देता है, तो उसका अगला आउटकम ये होगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सरदर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए पॉसिबली ISKP नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया, जिसका अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है डाइवर्जन। ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, उसका पहला काम क्या है? डाइवर्जन। उसको डाइवर्ट करना, किसको? माइंड डाइवर्ट करना दुनिया का। के असलियत में सोचकर देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिका और दूसरे देश बाहर निकल रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका और दूसरे देश बाहर निकल रहे हैं और तालिबान को सत्ता सौंप रहे हैं। तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके दुनिया के अंदर अपनी रिकॉग्निशन बनाए। अब ऐसे में अगर रिकॉग्निशन बनाने की कोशिश है तो ISKP नाम का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है और ये रेडिकल इस्लाम की बात कर रहा है, तालिबान को गाली बकने की बात कर रहा है। यानी वो गाली बक रहा है और ये कह रहा है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं एंड ऑल। इसका मतलब ये है दुनिया को अब दो भूत नजर आ रहे हैं, दो डाकू नजर आ रहे हैं, यूं कहें दो दैत्य नजर आ रहे हैं। और दुनिया के पास अफगानिस्तान में अब कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया यहां दो दैत्य खड़े हैं। एक ऐसे प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम की बात कर रहा है कि जैसा मतलब देखते ही गोली मारने की, दूसरा थोड़ा थोड़ा लिबरल वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि औरतों को चलो हम ऑफिस में काम करने देंगे, बुर्का पहनेगी तो उसके बाद काम करने देंगे, औरतों को हम क्या नाम है हॉस्पिटल में नर्स का काम भी करने देंगे, छोटा मोटा जो भी है, स्कूल जाने देंगे, लेकिन लड़कों के साथ लड़कियां नहीं पढ़ सकती, स्कूल ज़रूर जा सकती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एक दैत्य जो है वो थोड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है, दैत्य वो भी है, गोली वो भी मारता है, और दूसरा इतना बड़े वाला है, सोचकर देखिए प्लान कैसा है। दूसरा एक इतना बड़े वाला है कि देखते ही उड़ाने की बात कर रहा है। नतीजा क्या? दुनिया के सामने दो बुरे ऑप्शन रख दिए गए हैं। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया के सामने बहुत दो बुरे ऑप्शन रख दिए गए हैं और ये कहा गया चूज वन, मौत तुम्हारी पक्की है। तो आप कुछ भी कहेंगे तो ये कहेंगे यार अच्छा वो वाला दैत्य दे दो, या उस दैत्य को स्वीकार कर लेंगे जो कम बुरा है। ISKP जैसा बड़े वाला जो खतरनाक सा पार्ट है, और IS जो अबू बकर अल बगदादी का जो पार्ट था उसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यानी IS से खौफ खाकर, IS का डर बिठाकर, दुनिया को दिखाकर तालिबान को एक्सेप्ट करवाने की एक स्ट्रेटेजी पॉसिबली ये पाकिस्तान की है, जिसमें अमेरिका साइलेंट सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है कि अमेरिका बाहर निकल रहा है और अमेरिका ये कहता है कि देखो वहाँ सारी ऐसी मेंटालिटी की, ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, इनमें से हमने कम बुरे वाले को सत्ता सौंप दी है, ज़्यादा बुरे वाला अभी भी काबुल पर अटैक कर रहा है और हम उसे मार रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अब ऐसे में सोचकर देखिए ये ISKP बनाया किसने? असलियत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक फैक्शन जो कि और ज़्यादा रेडिकल था, उसके 6-7 कमांडर्स निकलते हैं, अपने सपोर्टर्स को लेते हैं और तालिबान जो अभी प्रेजेंट है उसके रेडिकल कमांडर्स के साथ मिलते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं जो प्योर फॉर्म ऑफ शरिया या एक्सट्रीम रेडिकल फॉर्म ऑफ शरिया को लागू करने की बात करता है, जो एक्सट्रीम रेडिकल फॉर्म ऑफ शरिया को लागू करने की बात करता है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, हमारे सामने दो दैत्य खड़े कर दिए पाकिस्तान ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से। अब आप कहोगे यहाँ पाकिस्तान का रोल कहाँ से आ गया? क्यों भाई यहाँ पाकिस्तान का रोल क्यों नहीं है? हमें अभी यही बताया जा रहा है ना, हमें अभी यही बताया जा रहा है कि भाई हमारे मतलब पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से फैक्शन निकला है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा या इसका हमें शंका है कि निकला पाकिस्तान से है और कहीं ना कहीं पॉसिबली पाकिस्तान ने उनसे किसी तरीके की साठगांठ करके या उनको एक तरीके की प्रिविलेज दे के ये कहा कि ठीक है हम तुम्हें और ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे, तुम उधर की तरफ खिसक लो और नए एफर्ट्स करो, या पॉसिबली ये कहा
कहा गया कि भैया पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान भेजे गए वो पाकिस्तान के ही ऑफिसर्स और कमांडर्स हों, लेकिन शोर मचा दिया गया कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ही कमांडर्स गए थे। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि गए पाकिस्तान से थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ही गए थे। अब ऐसी सिचुएशन में कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान ने ही उसी रिलीजन के कार्ड को यूज़ करके और ज़्यादा बड़ा रेडिकल एलिमेंट वहाँ खड़ा कर दिया, जिसका काम है और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की रेडिकलिज्म की बात करना, ताकि तालिबान के ऊपर एक दबाव बन सके कि अगर तालिबान ज़्यादा कट्टर नहीं रहता या तालिबान कुछ ज़्यादा लिबरल हो जाता है और दुनिया के बाकी देशों के साथ एक लिबरल फॉर्म वाली बात करता है, तो तालिबान का खुद का जो सपोर्ट बेस है वो कमज़ोर हो और वो सारा का सारा सपोर्ट बेस जो है वो ISKP को मिलना शुरू हो और तालिबान की सत्ता कमज़ोर हो। जितना ज़्यादा तालिबान की सत्ता कमज़ोर होगी उतना वो पाकिस्तान के पास मदद मांगने पहुंचेंगे। दुनिया का कोई दूसरा देश उन्हें मदद दे या ना दे, पाकिस्तान के पास पहुंचेंगे और वहाँ पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर यानी हर छोटी से छोटी चीज़ पाकिस्तान उसके ऊपर मतलब पाकिस्तान डिसाइड करे, उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल के डिसीजंस लेता हुआ दिखाई दे या अपने उंगलियों के इशारों पर तालिबान को नचाता हुआ दिखाई दे। अब सवाल ये है, यहाँ पर पाकिस्तान कहाँ से आया, इंडिया कहाँ से आया और या इंडिया के लिए खतरा क्यों है? अरे यार, ये इंडिया के लिए खतरा तो ISKP के कमांडर के एक बयान से नज़र आ गया, जिसके अंदर ये कमांडर खुलकर कह रहा है कि हमारे बहुत से लड़ाके पाकिस्तानी भी हैं और भारतीय भी हैं। यानी वो ये भले ही दावा ना कर रहा हो, मतलब भले ही वो इस समय पर ये ना कह रहा हो, मतलब भले ही उसके पास इंडिया का कोई भी वॉलंटियर ना हो, लेकिन जब उसने दावा किया कि हाँ हमारी इंडिया में प्रेजेंस है, इसका मतलब इंडिया के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो रेडिकली मोटिवेटेड धर्म के नाम पर पागल हो जाने वाले कुछ लोग हैं और वो किसी ना किसी तरीके से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं या अपना दुश्मन मानते हैं, वो सीधे उससे अब अगर संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो फैलाव है वो इंडिया में भी मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। या पॉसिबली वो पाकिस्तान का ही भेजा हुआ कोई कमांडर हो, जिसने पाकिस्तान का तो नाम ले लिया कि ठीक है वो तहरीक तालिबान से जुड़ा हुआ है ताकि उंगलियां पाकिस्तान पे ना उठें, लेकिन सीधे सीधे वो इंडिया को टारगेट करते हुए ये कह रहा है कि हमारी प्रेजेंस इंडिया में भी है। यानी इंडिया के जो लड़के इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट दिखाना चाहते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ने का मौका ढूंढें और इंडिया तालिबान के ऊपर उंगली उठाने से बचे। इंडिया तालिबान के साथ मजबूरी में जाकर खड़ा हो जाए कि ठीक है यार, तुम्हारा वो जो ISKP है वो अगर इंडिया में पैर पसार रहा है तो हम तुम्हारे को सपोर्ट देते हैं। यानी इंडिया के पास भी कम बुरे वाले दैत्य से बचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। नतीजा आप लोगों के सामने है, शुरू से रहेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों असलियत में कि ये सारा गेम प्लान पाकिस्तान का ही नज़र आ रहा है और इसमें आप और हम अभी क्या बताएं, एक ये छोटा सा एनालिसिस है। अब दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट और ये है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आपको मेरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं कॉन्टिन्यूसली उसमें डिस्कस करता रहता हूँ टॉपिक्स के ऊपर जो भी पॉसिबल होता है और रेलेवेंट न्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो उसमें डालता रहता हूँ। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं और हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप उसके साथ जुड़कर हमारे लाइव सेशंस को भी एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।